चलिए ठीक है, सॉरी सॉरी, सुनिए ध्यान से। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट स्टार्ट किया था। ठीक, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में आपको बोला था कि टोटल 4 चीजें होती है। एक होता है एस ए नोड, पूरा नाम है साइनो ऑरिक्यूलर या साइनो एट्रियल नोड। दूसरा होता है एवी नोड। तीसरा होता है एवी बंडल, ऑल्सो कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिज। और चौथा होता है परकिंजे फाइबर। ठीक है, एस ए नोड क्या होता है? तो हमने बोला कि ये छोटा सा ओवल बंडल है कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स का, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पूरे हार्ट की मसल इंपल्स कंडक्ट नहीं कर सकती और पूरे हार्ट की मसल इंपल्स जनरेट भी नहीं कर सकती। ठीक है, पूरे हार्ट पे एक छोटा सा बंच ऑफ सेल्स है, ठीक है, वही इंपल्स जनरेट कर सकता है और उसी को बोला जाता है क्या? एसए नोड। अराउंड 3 mm के आसपास में उसका साइज होता है और जो सुपेरियर वेना केवा होता है उसी की ओपनिंग के आसपास में वो होता है। ठीक, अब देखिए, जैसे ही ये इंपल्स जनरेट करेगा उसके बाद में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। मैंने बोला था कि इसकी डिस्कवरी आर्थर कीथ और मार्टिन मार्टिन फ्लेक ने किया था। ठीक, फिर हमने एक बात बोली थी कि एस ए नोड जब जब इंपल्स जनरेट करेगा तब तब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए फिर हमने ये जो बोला था कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में 75 टाइम्स जो हमारा हार्ट बीट करता है ना, 75 बीट्स पर मिनट का जो स्पीड है, ये जो पेस सेट करता है, ये कौन करता है? आपका एसए नोड करता है। एंड देयरफॉर दैट एसए नोड इज आल्सो कॉल्ड एज पेस सेटर। क्या बोलते हैं उसको? पेस सेटर बोलते हैं। क्लियर है क्या यहां तक बात मेरी? ठीक है, उसके बाद में मैंने बोला था कि जब जब एसए नोड इंपल्स जनरेट कर लेगा, वो इंपल्स पूरे एट्रियम में फैलेगा और आके जमा हो जाएगा, दोबारा आके कलेक्ट होगा कहां पे? एवी नोड के ऊपर में। एवी नोड का फुल फॉर्म क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है राइट एट्रिया के अंदर। बराबर। एक और चीज याद रखिएगा, इसके लिए और एक दो नाम है। इसको लुडविग एशॉफ और सुनाव तवारा करके एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था, तो इसको नोड ऑफ तवारा करके भी बोलते हैं। ठीक है, ये उसका एक दूसरा नाम है। ठीक, मैंने बोला था कि पूरे इंपल्स हार्ट में जाने के बाद में वो आके कलेक्ट होगा एवी नोड पे। एवी नोड बाद में उसको ट्रांसफर करेगा कहां पे? एवी बंडल के ऊपर में। एवी नोड बाद में उसको ट्रांसफर करता है एवी बंडल के ऊपर में, जिसको हम एवी बंडल की और 2 ब्रांचेस निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट एवी बंडल एंड राइट एवी बंडल। और एवी बंडल का ही आपको दूसरा नाम बताया, उसको क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिज। ये सारी बातें मैंने आपको कल बताई थी। मैंने बोला था ऐसे नोड से स्टार्ट होगा, पूरे एट्रियम में फैलेगा, बाद में करंट आके जमा हो जाएगा एवी नोड पे। एवी नोड से फिर वो जाएगा सेप्टम पे, है ना, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां से फिर 2 ब्रांचेस निकलेगी। ठीक है, एक निकलेगी राइट साइड को तो राइट बंडल ऑफ हिज, एक जाएगी लेफ्ट साइड को लेफ्ट बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज की और छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेगी जो पूरे वेंट्रिकल को कवर करेगी। फिर वो छोटी ब्रांचेस को बोलेंगे क्या? परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, अब देखिए कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाने वाला हूं, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, पहले तो 2 वर्ड्स आपको बताता हूं, फिर हम कार्डियक साइकिल के पॉइंट्स के ऊपर में जाएंगे। मैं आपको 2 वर्ड्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है बेटा डीपोलराइजेशन और एक होता है रीपोलराइजेशन। ठीक, ध्यान से समझिए बात। हमने उस दिन ये बोला था कि जब तक करंट नहीं जाएगा, जब तक इंपल्स मसल्स तक नहीं जाएगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट, याद है? तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की कंडीशन क्या है? इंपल्स। इसका मतलब पहले इंपल्स आएगा, पहले मसल पे करंट आता है और बाद में मसल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बात क्लियर है क्या? हमेशा याद रखना, पहले करंट आएगा, बाद में मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि पहले मसल पे इलेक्ट्रिकल चेंजेस होंगे, पहले मसल पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, बाद में मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है? मसल कॉन्ट्रैक्शन को मैं फिजिकल एक्टिविटी बोल देता हूं। समझ रहे हो? तो कंडीशन समझो, हमेशा पहले क्या होगी? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और बाद में क्या होगी? फिजिकल एक्टिविटी। समझ रहे हो क्या? पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी। विदाउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देयर कैन नेवर बी। ये बात याद रखना, क्योंकि जब अपन आगे चल के ये पढ़ेंगे ईसीजी, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक, तब ये चीज आपके बड़े काम में आने वाली है।
है ना। जब हम वो ग्राफ के कर्व्स वगैरह देखेंगे तो आपको ये बात बहुत क्लियरिटी के साथ में याद रहनी चाहिए कि हमेशा पहले मसल पे क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, और उसके बाद में जो है वो क्या है, मसल एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब आपको तीन तीन वर्ड्स बता रहा हूं। एक होता है पोलराइजेशन, क्या होता है, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक। एक होता है डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, ठीक है, और एक होता है रीपोलराइजेशन। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तीन वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ठीक है। देखो इंपल्स कैसे जनरेट होता है इस पर अभी हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको आगे एक चैप्टर आएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, है ना, उसमें आपको इंपल्स जनरेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, ठीक। मैं बस अभी कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, वो समझो, ठीक है ना। वो पूरा डिटेल आप बाद में पढ़ोगे, अभी बेसिक सी चीजें समझने की कोशिश करो। जब आपकी मसल रिलैक्स्ड है, हार्ट की मसल की बात चल रही है, जब हार्ट की मसल कैसी है, रिलैक्स्ड है, यानी ऐसे नोड ने अभी तक कोई इंपल्स जनरेट नहीं किया, मसल पे कोई करंट नहीं है, तो मैं बोलता हूं आपकी मसल कौन सी स्टेट में है, पोलराइजेशन हुआ है, और मसल है पोलराइज्ड स्टेट में। क्या है, मसल है पोलराइज्ड स्टेट के अंदर में। समझे क्या बात, मसल कैसी है, पोलराइज्ड स्टेट में, ठीक है। अब ऐसा क्यों है उसका एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि बाद में वो चीजें तुम पढ़ोगे, ठीक है। देखो सेल होता है अपना, सेल है ना, सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर में आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, याद है, ठीक है। तो आयंस दो टाइप के होंगे, एक होंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक होंगे नेगेटिवली चार्ज आयन। समझ में आ रही के बात, हाँ या ना, ठीक है। तो जब हमारा सेल पोलराइज्ड स्टेट में होता है, समझे क्या, जब सेल कौन सी स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में है, ठीक। तो यहाँ पे आयंस का मूवमेंट, या ये बोला जाए कि आयंस की एक एक कंडीशन बनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब सेल पोलराइज्ड स्टेट में है तो मान लीजिए कि अंदर नेगेटिव आयंस ज्यादा है, यानी इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, जबकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इसका मतलब अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव और बाहर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव, तो दो अलग अलग पोल्स बन गए, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, ठीक है। दो अलग अलग पोल्स है, अपोजिट पोल्स है, इसीलिए हमने बोला कि सेल कौन सी स्टेट में, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना, ठीक है। जैसे ही इंपल्स जनरेट होगा, ठीक है, जैसे ही ऐसे नोड एक्टिवेट होगा, यहाँ कुछ चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स, उनके खुलने की वजह से आयंस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाते हैं। मैं बहुत क्रूड वे में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। होगा ये कि फिर बाहर से अंदर चले जाएंगे तो अंदर हो जाएंगे कौन से, यानी अंदर का एनवायरनमेंट हो गया और बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। बाद में और डिटेल में पढ़ोगे तुम उसको, मैं सिर्फ एक ये बता रहा हूं तुमको, हिंट दे रहा हूं कि चलता क्या है वहां पे, ठीक है। अब पोल्स उल्टे हो गए, जो नेगेटिव था वो, जो पॉजिटिव था वो, इसका मतलब क्या हो गया, और जब ऐसा होता है तो मसल होती है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। इतना समझे, हाँ या ना, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। मैंने बोला कि बेटा जी जब जब हमारा ऐसे नोड कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं करता, जब हार्ट के ऊपर में कोई इंपल्स नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो हार्ट कैसी स्टेट में है, हार्ट की मसल्स कैसी है, पोलराइज्ड है। वेरी गुड, कौन सी स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में है, ठीक है। जब इंपल्स आया, जब करंट आया, तो अब वो पोलराइज्ड से हटकर क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। समझ रहे हो बात, ठीक है। चेंज ऑफ पोल्स हो गया, मूवमेंट ऑफ आयंस, और मूवमेंट ऑफ आयन जहां होगा यानी फ्लो ऑफ चार्ज है, और फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो आप क्या बोलते हो, करंट। फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हो, करंट। आ रही बात समझ में, हाँ या ना, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि जब ऐसे नोड करंट डेवलप करता है ना, तो मसल पोलराइज्ड से निकल के कौन सी स्टेट में जाती है, क्लियर है बात। और मसल डिपोलराइज जब होगी बेटा जी, उसी के बाद मसल का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। याद रखिए हमेशा पहले क्या होगा, डिपोलराइजेशन, वो किसकी वजह से होता है, इंपल्स की वजह से, और उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। इतना क्लियर है क्या, हमेशा पहले क्या होगा,
डीपोलराइजेशन, और उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है क्या? ठीक है। अब चलिए ठीक है सर, हार्ट का जो इंपल्स था वो एट्रिया पे से चला गया, डीपोलराइजेशन हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, है ना। अब क्या हार्ट दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? एक बार कॉन्ट्रैक्ट होके वो रुक जाता है? नहीं, उसको रिलैक्स होना पड़ेगा ताकि वो दोबारा से क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्ट हो सके। इसका मतलब उसको दोबारा से कौन सी स्टेट में आना पड़ेगा, पोलराइज्ड स्टेट में आना पड़ेगा। तो ये डीपोलराइज से पोलराइज आने वाली स्टेट को आप क्या बोलते हो, रीपोलराइजेशन बोलते हो। क्या बोलते हो, रीपोलराइजेशन। ठीक है। मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूं कि बेटा ये जो चीजें हैं, अंदर कौन से आयन है, बाहर कौन से आयन है, कौन से चैनल ओपन होते हैं, ये सारी चीजें आप आगे पढ़ोगे। ठीक है। अभी मेरे को सिर्फ कुछ चीजें समझानी है, और खासतौर पे वो जो आपका ये रहेगा ईसीजी रहेगा, वहां ये वर्ड्स आएंगे, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, इसलिए ये समझाना थोड़ा सा जरूरी है। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, बस इतनी बात याद रखिए कि जब तक कोई करंट नहीं है, मतलब सेल कैसा है, रिलैक्स्ड है, और रिलैक्स्ड है मतलब कैसा है, पोलराइज्ड है। ठीक है। करंट आएगा तो मूवमेंट ऑफ आयंस होगा, समझ रहे हो बात? ठीक है। या इंपल्स आएगा तो चैनल्स खुलेंगे, चैनल्स खुलेगा तो मूवमेंट ऑफ आयंस होगा, और मूवमेंट ऑफ आयन को ही आप क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अभी के लिए हम उसको समराइज करके ये बोल देते हैं कि इंपल्स आता है तो मसल क्या होता है, डीपोलराइज, और डीपोलराइजेशन के बाद मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये मेरी बात समझे क्या आप? हाँ या ना? क्लियर है? तो याद रखना, मसल कॉन्ट्रैक्शन बाद में होगा, डीपोलराइजेशन पहले होगा। याद रख रहे हो? डीपोलराइजेशन पहले होगा, कॉन्ट्रैक्शन बाद में होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसको रखो साइड में, अब कुछ और चीजें तुमको समझाता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं तुमको कार्डियक साइकिल बताऊंगा। ठीक, तो ध्यान से समझो मेरी बात। अभी आपने दो चीजें पढ़ी, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। ये क्लियर है? सीक्वेंस समझ में आ गया ना? जब नॉर्मल है, जब कोई कंडक्शन नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, पोलराइज। इंपल्स आया, डीपोलराइज, डीपोलराइज है तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। समझे? फिर वापस जाएगा तो रिपोलराइज, है ना। और रिपोलराइज हो गया मतलब फिर सेल क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, यानी पोलराइज स्टेट में आ गया। ठीक है। तो ये बार बार ये एक्टिविटी चलती रहती है, पोलराइज से डीपोलराइज, डीपोलराइज से रिपोलराइज, रिपोलराइज से वापस पोलराइज। क्लियर है बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? बाद में आप एक और चीज पढ़ोगे, हाइपर पोलराइजेशन भी पढ़ोगे। एनेस्थीसिया पढ़ा ना? एनेस्थीसिया का नाम सुना है? हाँ, वो उसका कनेक्शन रहेगा उसमें, खैर बाद में देखेंगे। यहां तक क्लियर है क्या, ये बताओ। ठीक है। अब सुनिए, अब आपको दो वर्ड्स बता रहा हूं मैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट के लिए स्पेसिफिकली, जब हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वर्ड यूज किया जाता है सिस्टोल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए क्या, सिस्टोल, और जब रिलैक्स होता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डायस्टोल। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के लिए वर्ड क्या है, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन के लिए क्या वर्ड है, डायस्टोल। क्लियर? कुठलाही कंफ्यूजन? हाँ, अब देखिए इधर, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रियल सिस्टोल, अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एट्रियल सिस्टोल, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये एट्रिया रिलैक्स हो तो एट्रियल डायस्टोल। समझो, एट्रिया रिलैक्स हुआ, एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। समझ रहे हो? क्लियर है बात? तो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। क्लियर है यहां तक के? कोई कंफ्यूजन है क्या इसके अंदर? पक्का? अब ध्यान से सुनिए सर, अगर एट्रिया और वेंट्रिकल, पहला तो सवाल ये है कि सर क्या एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों एक समय एक साथ सिस्टोल में जा सकते हैं? नहीं, एट्रिया वेंट्रिकल एक समय पे एक साथ में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, है ना। ऐसा हुआ भाई साहब तो ब्लड कहां जाएगा? क्लियर है मेरी बात? ऐसा होता नहीं, ध्यान से समझो। एट्रिया और वेंट्रिकल कभी भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन साथ में रिलैक्स हो सकते हैं या होते हैं, वो आगे समझाऊंगा। ठीक है। तो जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करते हैं तो उसको बोला जाता है, अब एट्रिया और वेंट्रिकल बोल दिया तो कंप्लीट हार्ट आ गया ना। ठीक, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट
कार्डियक, हाँ जी, रिलैक्सेशन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? रिलैक्सेशन के लिए डायस्टोल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कब? जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या करे, तो उसको क्या बोला जाता है? कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। एक और वर्ड है, उसको जॉइंट कार्डियक डायस्टोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉइंट कार्डियक डायस्टोल। क्लियर है? या तो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल या फिर जॉइंट कार्डियक डायस्टोल। यहां तक जो कुछ बोला उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, ये बताओ? ठीक है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स हुए, किंवा जॉइंट कार्डियक डायस्टोल। ठीक है। कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल कभी नहीं। समझे बात? ठीक है। अब ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए। ठीक, अब कुछ चीजें देखिए। एक कंप्लीट सिस्टोल प्लस एक कंप्लीट डायस्टोल इज इक्वल टू एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू एक कंप्लीट हार्ट बीट, है ना। वन कंप्लीट सिस्टोल प्लस वन कंप्लीट डायस्टोल इज इक्वल टू वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल, एंड वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। और ऐसी 75 होती है, 75 होती है। ठीक है, वो आपको समझाऊंगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए बेटा जी कितना समय लगता है? ठीक है। और एक मिनट में, यानी 60 को आप कर दीजिए डिवाइड 0.8 से, आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 75 के आसपास में, है ना। इसीलिए एवरेज रेट जो होता है हमारा हार्ट रेट, वो होता है 75। हार्ट बीट बोलते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फिर क्या? बीट्स। 75 बीट्स पर मिनट। ठीक, बट ये एक एवरेज है। ठीक है, वो एक रेंज होती है 70 टू 75 के आसपास में, वो रेंज होती है, उतना है, मतलब नॉर्मल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। हाँ, जब आपका एक्सर्शन बढ़ेगा, हार्ट रेट जब बढ़ेगा, तो देखो हार्ट रेट बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट बढ़ रही है। बेटा जब नंबर बढ़ेगा, जब हार्ट बीट बढ़ेगा, तो उसका ड्यूरेशन कम होगा। ये बात याद रखनी है ना। हमने थोड़े दिन पहले रेस्पिरेशन पढ़ा, याद आ रहा? हमने बोला था कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल कितनी होती है? 12 साइकिल होती है एक मिनट के अंदर में, याद है? एक साइकिल में हवा कितनी जाती है? टाइडल वॉल्यूम 500 ml, बराबर है। तो 12 साइकिल में कितना रहेगा? 500 इंटू 12 इज अप्रोक्सीमेट लो 6000 ml, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि 6000 ml एयर पर मिनट हमारी बॉडी का मिनिमम रिक्वायरमेंट हो गया। ठीक है। इतना फुलफिल करने के लिए आप किसी भी कंडीशन में हो, कम से कम 12 बार सांस लेना पड़ेगा एक मिनट में। बट जब आप ज्यादा काम करते हो, जब आप थकते हो, जब आप मस्कुलर एक्टिविटी करते हो, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, क्योंकि उस समय क्या बढ़ गया? डिमांड बढ़ गया। याद आ रहा? ठीक है। फिर उसके उस समय क्या होता है कि उसी एक मिनट के अंदर में नंबर ऑफ साइकिल्स 12 की जगह 24 अगर हो रही है, 24 हो रही है, इसका मतलब अब जो साइकिल का ड्यूरेशन है वो क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक जो बोला वो समझ में आया क्या? हाँ या ना? ठीक है। इसीलिए ये बताया था कि हार्ट रेट, एवरेज हार्ट रेट जो रहेगा वो रहता है 72 से लेके 75 बीट्स पर मिनट का। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 से लेके 75 बीट्स पर मिनट का जो रहेगा एवरेज हार्ट रेट होता है। कैसे निकला वो क्लियर है? हाँ या ना? चलिए ठीक, अब सुनिए। अब हम बात कर रहे हैं पूरी कार्डियक साइकिल में होने वाले इवेंट्स के बारे में। ठीक, तो देखिए बोर्ड की लेवल पे, बोर्ड जब आप पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड, इवन नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लेवल पे, 11-12 की लेवल पे, कार्डियक साइकिल को 3 फेजेस में निपटा देते हैं, है ना। एक हार्ट बीट, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल को 3 फेजेस में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है। बट जब आप आगे हायर क्लासेस में कभी पढ़ेंगे, खासतौर पे इसमें ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक साइकिल में 7 से 8 फेजेस होते हैं। ठीक है। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, विल स्टिक टू योर सिलेबस, जो इसमें दिया हुआ है उसी पे बात करेंगे। ठीक, तो देखिए एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल 3 फेजेस में होती है। कितने फेजेस में? 3 फेजेस में। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। और पूरी साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होगी। ठीक है। पूरे 0.8 सेकंड के अंदर में 3 फेजेस है। कितने? 3 फेजेस।
पहला फेज है बेटा एट्रियल सिस्टोल, क्या चीज, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। दूसरा फेज आएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दूसरा क्या आएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा आएगा कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, क्या चीज, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, समझे। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ये तीन इवेंट्स को मिला के बोला एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ऐसे नोड क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा। इंपल्स जो है ये इंपल्स पूरे एट्रिया के ऊपर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। अभी आपने पढ़ा जब एट्रिया के ऊपर इंपल्स जाता है तो एट्रिया क्या हो जाएगा, एट्रिया की जो मसल्स है वो क्या होगी, डिपोलराइज होगी, और डिपोलराइज होने के बाद में वो क्या होगी बेटा जी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। समझ में आ रही मेरी बात। तो होता क्या है, हार्ट बीट स्टार्ट कहां से होता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे नोड क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा। ध्यान से समझिए बात, इंपल्स एट्रिया में फैलेगा तो डिपोलराइजेशन होगा, डिपोलराइजेशन के बाद में मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। अब सोचो कि एट्रिया ऊपर से दब रहा है, तो एट्रिया में जो जो ब्लड था वो जाएगा कहां पे, वेंट्रिकल के अंदर, समझ रहे हो। एट्रिया का ब्लड जाएगा कहां पे, वेंट्रिकल के अंदर। क्लियर है क्या, ठीक है। बट इसमें एक छोटी सी एक पॉइंट आएगा जो मैं तुमको आगे बताऊंगा। मैंने अभी तक जो बोला वो समझा क्या, ठीक है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ब्लड गया कहां पे, वेंट्रिकल में। राइट एट्रिया का ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रिया का ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट एट्रिया में कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट में कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड, बराबर है। जब राइट एट्रिया से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो आपको बोला था वॉल्व होगा, वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, समझे। और इधर लेफ्ट साइड में कौन सा है, बाइकस्पिड, तो बाइकस्पिड भी क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अरे वो खुलेगा तभी तो ब्लड एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल में जाएगा, समझे मेरी बात, ठीक है। तो दोनों ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्या हो गए, खुल गए, और ब्लड एट्रिया से निकल के चला गया कहां पे, वेंट्रिकल में। इतना पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है 0.1 सेकंड में। कितना, 0.1 सेकंड के अंदर में ये पूरा जो प्रोसेस आपको बताया ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसको बोला जाता है क्या, एट्रियल सिस्टोल, ठीक। प्लस आपको अगर याद होगा जब मैं वो कंडक्टिंग सिस्टम पढ़ा रहा था तो एक पॉइंट बोला था कि जब इंपल्स एट्रिया से निकलता है, ऐसे नोड से निकलता है, एट्रिया में फैलता है, तो वापस आता है कहां पे, एवी नोड पे, याद है। और हमने बोला था कि एवी नोड जो रहेगा वो इंपल्स को, यस, फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, याद है, ठीक है। ऐसा क्यों, ठीक। उसका रीजन ये है टू मेक श्योर कि जितना ब्लड एट्रिया में था वो सारा वेंट्रिकल में जा चुका है, और अब एट्रिया में कुछ ब्लड बचा नहीं है, समझ रहे हो बात को। इस वजह से वो थोड़ी देर के लिए क्या करता है, इंपल्स को होल्ड कर लेता है, ताकि जो ब्लड एट्रिया में है वो कहां चला जाए, वेंट्रिकल में चला जाए, समझे बात, हाँ या ना। अगर वो होल्ड ना करे तो क्या होगा, तुरंत वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा। तो ये भी हो सकता है कि पूरा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आया नहीं, है ना, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जितना ब्लड बॉडी को जाना चाहिए था, ऑक्सीजनेटेड बॉडी में जाना चाहिए था, डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में जाना चाहिए था, उतना जाएगा क्या। फिर हमने वो बोला है, कल एक एग्जांपल लिया था, 100 ml मान के चल रहे थे, याद है। तो 100 ml जाएगा क्या फिर, अरे भैया 100 ml एट्रिया से वेंट्रिकल में आया ही नहीं पूरा का पूरा, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 100 ml ब्लड निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, समझ रहे हो बात। तो बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्लियर है। इस वजह से आपका एवी नोड क्या करता है, इंपल्स को फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होल्ड करके रखता है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, पक्का, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहां तक बात समझ में आई। एट्रिया इंपल्स जनरेट करे, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करेगा, इंपल्स जाएगा एट्रिया पे, वापस आएगा एवी नोड पे, एट्रिया का क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन, एट्रिया होगा कॉन्ट्रैक्ट, ब्लड जाएगा एट्रिया से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। बट जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है तो बाकी के सारे वॉल्व्स बंद है, ठीक है। कौन सा बंद है, सिर्फ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या है, ओपन है। बट इसके अलावा जितने भी थे, आपका यूस्टेकियन वॉल्व, थिबेशियन वॉल्व, ठीक है, और उधर में आपके वो जो दोनों है सेमी लूनर वॉल्व, ये सब क्या है, क्लोज्ड है। तो ये याद रखिए कि एट्रियल सिस्टोल जब होता है
तो सिर्फ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या है, ओपन है, बाकी सब ठीक है। क्यों ऐसा? अरे अगर ये यूस्टेकियन चालू रह गया तो ब्लड एट्रिया के साथ साथ वापस इंफेरियर वेना केवा में चला जाएगा। ये थिवेशियन चालू रह गया तो कोरोनरी साइनस के अंदर में चला जाएगा। समझे मेरी बात? इसीलिए ये सारे वॉल्व्स क्या है, बंद है, सिर्फ ओपन कौन है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ताकि अगर ब्लड एट्रिया से निकले तो उसको जाने के लिए एक ही जगह बचे, और वो क्या है, वेंट्रिकल। क्या है, वेंट्रिकल। क्लियर है क्या यहां तक? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का? अब ध्यान से समझिए बात को। एक नोट है वहां पे 200 रुपए का, ठीक है। एक्चुअल में हम ये बोलते हैं जब वो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, हम बोलते ऐसा है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में होता ये है कि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही ट्राइकस्पिड ब्राइकस्पिड खुल जाता है और ब्लड वेंट्रिकल में जाना शुरू कर देता है ना। ये बात हजम नहीं हो रही, बराबर है ना, उसको समझाते हैं, ठीक। याद रखिए जब वो साइकिल कंप्लीट होगी तो आपको और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बेटा जी, एट्रिया में ब्लड भर रहा होगा ना, एट्रिया में जब ब्लड भर गया, समझो मेरी बात, जब एट्रियास के अंदर में क्या हुआ, ब्लड भर गया, तो उस समय आपका जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व था उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर नहीं आया होगा क्या? समझ रहे क्या बात को? ठीक है, ध्यान से समझिए। अभी चल रहा मान लो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, है ना, क्योंकि तीसरा फेज वो है। उसके बाद तो वापस क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल। अरे साइकिल है ना, देखो वो पूरी साइकिल कैसी रहेगी, एट्रियल सिस्टोल, यहां से होगा वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, यहां से होगा, सॉरी, यहां से होगा, यहां से होगा क्या, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, और वापस। इसका मतलब सिस्टोल में आने से पहले हार्ट किधर है, कंप्लीट कार्डियक, मतलब आपका वेंट्रिकल भी चिल कर रहा है और एट्रिया भी चिल कर रहा है, मतलब रिलैक्स्ड है। रिलैक्स्ड है मतलब भर रहा है, रिलैक्स्ड है मतलब भर रहा है, ठीक है। तो आपका ब्लड, आपका हार्ट अभी मान लीजिए कहाँ है, सीसीडी पे, यानी कि कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल पे है। समझ रहे हो? यानी कि एट्रिया में अभी ब्लड क्या होगा, भरेगा, फिलिंग रहेगा, ठीक है। ये भर गया, मान लीजिए यहां तक कि ये ब्लड भर गया इसके अंदर, ठीक है। तो इतने ब्लड का प्रेशर, जो वजन पड़ेगा वो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड पे नहीं पड़ेगा क्या, है ना। तो जब वो भरने लगता है तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड अपने आप क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और उनके खुलने की वजह से ब्लड का मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा 70% ब्लड ऑटोमेटिकली चला जाता है पैसिवली। पैसिवली मतलब विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बच्चा हुआ 30% जो रहता है वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने पे जाता है। समझ रहे हो, हाँ या ना? ठीक है, बच्चा हुआ 30%, आखिरी आखिरी का जो ब्लड रहेगा, या ये बोला जाए कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही इसलिए हुआ ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि कुछ भी ब्लड बचा ना हो, ठीक है। बट ब्लड अंदर जाने के लिए, वेंट्रिकल में जाने के लिए एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने का वेट नहीं करता, ठीक है। ऐसा समझो कि वहां पे वो सेंसर लगे हुए हैं, जैसे ही उतना वजन पड़ जाएगा गेट अपने आप, वॉल्व्स अपने आप खुल जाएंगे, ब्लड ऑटोमेटिकली वेंट्रिकल में चला जाएगा या जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट लास्ट का जो ब्लड रहेगा वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ट्रांसफर होगा। समझे क्या बात? ठीक है, बट ये एक एडिशनल पॉइंट है, ये भी याद रखो, ठीक। जब तुम लिखोगे कभी एग्जाम के अंदर में, जब तक इस तरह से पूछा ना जाए तब तक ये ज्यादा ज्ञान फैलने का नहीं, है ना। इतना याद रखने का कि भैया एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल में जाता है, हमको तो इतना ही आता है। क्लियर है बात? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड एट्रिया से निकल के वेंट्रिकल में जाता है, हमको इतना ही आता है, हमारा टीचर इतना ही पढ़ाता है, ठीक। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? बट रियलिटी क्या है, ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन हो जाएगा, ब्लड विल स्टार्ट मूविंग इनटू वेंट्रिकल्स। क्लियर? समझे यहां तक के?
तो ये हो गया आपका एट्रियल सिस्टोल। और ये पूरा सब कुछ होने के लिए भाई साहब टाइम कितना लगा? 0.1 सेकेंड। पूरी साइकिल कितनी देर की थी? 0.8 सेकेंड की। उसमें से 0.1 सेकेंड गया। अब कितने बचे? समझ रहे हो? हाँ, फिर अब हम चलेंगे नेक्स्ट इवेंट के ऊपर में, और नेक्स्ट इवेंट जो रहेगा वो रहेगा अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या रहेगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो अभी तक बताया वो समझा क्या? हाँ या ना? उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? पक्का? हाँ। अब देखिए ब्लड जा चुका है कहां पे? ठीक है। अभी अगर तुम्हारे दिमाग में एक आधा सवाल उठ रहा होगा कि सर वो आवाज तो आई नहीं, वो धक 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 धक, है ना, वो ऐसी आवाज तो आई नहीं, है ना? तो वो आती नहीं, ऐसी मजाक मजाक में बोलते रहते हैं, क्या सही में आती है ना? वो मालूम है तुमको, आजकल ये गाड़ी आती है, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी आती है, मालूम है? इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों में कोई आवाज नहीं होती, समझे? तो उसमें स्पीकर लगे हुए होते हैं, ठीक, जो साइलेंसर की झूठ मूठ की आवाज निकालती है, मालूम है? हाँ, क्योंकि वो फीलिंग ही नहीं आता गाड़ी चला रहे करके। कुछ लोग खाली आवाज के लिए गाड़ी चलाते हैं, हमारे यहाँ के बुलेट चलाते हैं, डग 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 डग, और जब तक वो डग 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 आवाज ना आए तब तक ये फील ही नहीं होता कि गाड़ी चल रही है ना? और वो मेरा दोस्त था, गाड़ी चला रहा था, वो लूना धूम, है ना, वो नाजनान मेरा दोस्त, ठीक? वो लूना पे वो फील कर रहा, उसको लगा कि मैं जॉन अब्राहम ही हूँ करके, वो पिक्चर देख के आ गया, है ना? और वो देखो, पिक्चर जब चल रही थी तो थिएटर में ये बड़े बड़े स्पीकर थे, है ना? उस स्पीकर में म्यूजिक बज रहा था तो उसका एक अलग ही वो था, माहौल था, ठीक है? अब हमारा भाई थिएटर से बाहर निकला, चला लूना रहा, बट उसको फील करने का है, तो वो मुंह से ही म्यूजिक बजा ले फील करने के लिए। कैसा था? जान, ठीक है ना? वो साउंड वाली बात जो है वो यहां से स्टार्ट होगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए ब्लड आ चुका है कहां पे? वेंट्रिकल में। ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल में, समझ रहे हो? ठीक है। तो अब क्या होगा? अब वो थोड़ी देर के लिए आपके एवी नोड ने इंपल्स को होल्ड करके रखा था। अब ये तो कंफर्म हो गया कि भैया ब्लड जा चुका है कहां पे? वेंट्रिकल में। अब इंपल्स को रोकने का कोई मतलब नहीं है, एवी नोड क्या करेगा? इंपल्स रिलीज कर देगा, और अब इंपल्स जो है वो नीचे 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 आएगा, यानी एवी नोड से इंपल्स आएगा एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज राइट लेफ्ट परकिंजे फाइबर, और इस तरह पूरा इंपल्स फैल जाएगा कहां पे? वेंट्रिकल के ऊपर, जैसे फैला था कहां? एट्रियम में, बराबर। अब जहां से इंपल्स गया वहां क्या होगा? क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा? डीपोलराइजेशन। तो अब की बार क्या होगा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। समझ रहे हो क्या क्या होगा? When complete blood from atria has been transferred to ventricles, अब क्या करेगा? एवी नोड अपने इंपल्स को ट्रांसफर करेगा एवी बंडल पे, वहां से परकिंजे फाइबर पे, इस तरह इंपल्स पूरे वेंट्रिकल पे फैल जाएगा, और वेंट्रिकल्स का क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। अब आपको मालूम है कि जहां डीपोलराइजेशन होता है वहां होता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन। अब इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है? ध्यान से समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले हैं, समझो, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुले हैं, सेमी लूनर वगैरह अभी तक बंद थे, ठीक है? अब ब्लड आ गया कहां पे? वेंट्रिकल में। धीरे धीरे नीचे से, नीचे से, नीचे की तरफ से धीरे धीरे वेंट्रिकल क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? होता बहुत स्पीड से, बट शुरुआत तो धीरे से हुई ना, ठीक है? धीरे से जहां जहां से डिपोलराइजेशन हुआ वहां वहां से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ वेंट्रिकल की तरफ से, ठीक है? वेंट्रिकल से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड धीरे 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 करके ऊपर आ रहा है, कहां? एट्रिया की तरफ, ठीक है? अब अगर वो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुला रह गया तो जब ये जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, तो क्या ब्लड निकल के सीधा एट्रिया में नहीं चले जाएगा? ठीक है? जबकि हमको ब्लड को एट्रिया में भेजना नहीं है, हमको कहां भेजना है? हमको एओर्टा में भेजना है। कहां भेजना है? एओर्टा में, बराबर है? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल वाला जाएगा पल्मोनरी एओर्टा में, और लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जाएगा कहां पे? सिस्टेमिक एओर्टा में। याद आ रहा तुमको? ठीक है, ये एओर्टा वाली बात पे चलो, ठीक? तो ध्यान से समझो यहाँ पे,
क्या हो रहा है, देखो धीरे धीरे करके ये वेंट्रिकल के अंदर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, ये इधर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसमें का ब्लड क्या होगा, ऊपर बढ़ेगा, है ना, समझ रहे हो, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड का लेवल ऊपर जाएगा तो अब कंडीशन ये आ गई कि और थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये सीधा पहुंच जाएगा वापस कहां पे, एट्रिया में। बट हम ऐसा चाहते नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ब्लड कहां चला जाए, एट्रिया में चला जाए, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा आपको, एट्रिया के दरवाजे बंद करना पड़ेगा, है ना। तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और ब्लड धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है ना, तो एकदम से अचानक से, ध्यान से समझो, अचानक से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, दोनों वॉल्व एकदम से क्या हो गए, बंद हो गए, और बंद हो गए तो एक आवाज आती है, ये है आपके कार्डियक साइकिल का, हार्ट बीट का पहला साउंड, और इसका नाम क्या है, लब, क्या है, लब, LUB, वो धक धक नहीं होता, समझ रहे ना, ये पहला साउंड है और इसको बोलते हैं क्या, लब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज S1 साउंड, क्या बोलते हैं, S1, क्लियर है क्या मेरी बात, समझे। तो पहला साउंड कब आया वो समझ रहे हो क्या, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में आया भाई साहब, कब, वेंट्रिकुलर, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ब्लड ऊपर जा रहा था, ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो ब्लड पहुंच जाता कहां पे, एट्रिया में, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस वजह से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या हुए, सडनली बंद हो गए तो एक आवाज आई, और वही है आपकी कार्डियक साइकिल का फर्स्ट साउंड, ठीक है। अब जब ये हुआ तो दोनों भी एट्रिया के दरवाजे बंद हो गए, अब वेंट्रिकल में कोई और जगह बची क्या, नहीं, तो अब जब ब्लड निकलेगा तो उसके पास में सिवाय एओर्टा में जाने की और कोई जगह नहीं है, और इस तरह जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड वेंट्रिकल से निकल के जाता है कहां पे, अपने अपने एओर्टा में, समझे, राइट वेंट्रिकल वाला जाएगा पल्मोनरी एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जाएगा सिस्टेमिक एओर्टा में। अब एओर्टा में जा रहा है तो सेमीलूनर वॉल्व खुल गए, सेमीलूनर वॉल्व खुल गए, ठीक है, तभी तो ब्लड गया, समझे। अब एक बात ध्यान से समझो, आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एट्रिया के दरवाजे बंद हो गए, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया रिलैक्स होना स्टार्ट करता है, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना, एट्रियल सिस्टोल हुआ था, एट्रियल सिस्टोल के बाद में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बट बेटा जी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चालू होता है तो एट्रिया डायस्टोल में चला जाता है, समझ रहे हो, तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होता है तो एट्रियल डायस्टोल शुरू हो चुका होता है, समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना, ठीक है, वो रुकेगा नहीं कि वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तब जाके फिर मैं भी रिलैक्स करूंगा, उसका काम तो हो गया ना, उसका काम था कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को नीचे भेज देना, भेज दिया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, रिलैक्स, तो जब ये रिलैक्स करेगा तब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो बात को, जब मैंने तुमको कल बताया था तुमको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, है ना, ऐसा 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 चलता रहता होगा, बट ऐसा होता नहीं, पहली स्टेप होती, ठीक है, कि ये ऐसे थे दोनों भी रिलैक्स थे, बात समझो, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, बट एक टाइम आएगा कि फिर ये भी क्या होगा, और दोनों ये स्टेट में रहेंगे, समझे, फिर ये और फिर ये, समझ रहे हो बात को, क्लियर है, ये है आपका वो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, एट्रिया भी वेंट्रिकल भी दोनों रिलैक्स, ठीक है। अब एट्रियल सिस्टोल, ब्लड आया वेंट्रिकल में, है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो एट्रिया क्या कर रहा है, डायस्टोल, ठीक है, एट्रिया ऑलरेडी डायस्टोल कर रहा है, अब वेंट्रिकल भी क्या करेगा, डायस्टोल, समझ रहे हो, तो कंडीशन होती है ऐसी 1 2 3, 1 2 3, समझे, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो एट्रिया क्या कर रहा है, डायस्टोल कर रहा है, बराबर, और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, एट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, एट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, समझ रहे हो मेरी बात, इस तरह से होती है आपकी कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो हम सेकंड इवेंट तक पहुंच गए हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे हुआ आपको वो क्लियर हो गया,
समझे? और अचानक से आपके कौन से वॉल्व बंद हुए? ट्राइकस्पिड एंड, अब सुनिए बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। उस दिन कल जब हम वो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, याद है? तो हमने बोला था कि ये जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, है ना, ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, याद है वो पैपिलरी मसल्स से। ये वाला स्ट्रक्चर जब हम देख रहे थे तब हमने बोला था कि वो कनेक्टेड होता है किसके साथ में? वो पैपिलरी मसल्स के साथ में। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व को पैपिलरी मसल्स के साथ में कनेक्ट करते हैं, और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्या? कॉर्डी टेंडिनी। इनको बोला जाता है क्या? कॉर्डी टेंडिनी। ठीक है। अब तुमने छतरी हम यूज करते हैं, अम्ब्रेला, है ना, उसमें अंदर से क्या होते हैं? स्पोक्स, बराबर है? बहुत तेज हवा चलेगी तो क्या होगा? बराबर है, छतरी उल्टी हो जाती है। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा बात, जब आपका वेंट्रिकल बड़ी जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बहुत प्रेशर से ब्लड ऊपर जा रहा है ना, ठीक है, ब्लड पहले तो धीरे 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 ऊपर चढ़ेगा, जैसे ही खतरा महसूस होगा ये और ये बंद हो गया, दोनों वॉल्व बंद हो गए। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बड़ी जोर से जाके इस पे भी टकराएगा और इस पे भी टकराएगा, ठीक है, बट इसने खुलना नहीं चाहिए, इसने खुलना नहीं, अगर ये खुल गया तो ब्लड तो वापस चला जाएगा कहां? एट्रिया में। तो फिर यहां और यहां ब्लड जाएगा क्या? नहीं। यानी कि जितना ब्लड लंग्स में जाना चाहिए उतना, जितना बॉडी में जाना चाहिए उतना, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? बट ये जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड है, बंद होने के बाद भी, ध्यान से समझिए, बंद होने के बाद भी इस पे प्रेशर तो पड़ रहा ना भाई साहब, ब्लड तो टकरा रहा ना बड़ी जोर से जाके इसको, ठीक है। तो फिर जब ब्लड जोर से टकराएगा तो वैसे ऊपर की डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्या? है ना, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो फिर उसको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, समझ रहे हो? तो ये जो कार्डी टेंडिनी होते हैं, ठीक, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड को ऐसे खींच के रखता है, ठीक है, ताकि ब्लड आपका एट्रिया में ना चला जाए, समझ रहे हो? और जिन लोगों में ये टूट जाती है, ये कॉर्ड्स टूट जाती है, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनमें ब्लड क्या होता है? वापस एट्रिया में जाने लगता है, लीकेज ऑफ वॉल्व हम इसको बोलते हैं, समझ रहे मेरी बात? ठीक है। और लीकेज ऑफ वॉल्व की इतनी जबरदस्त आवाज आती है, एक टेक्निक होती है, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक तो आपका ये है क्या बोलते हैं उसको, ईसीजी, और एक इकोकार्डियोग्राफ, ठीक है, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, और एक होता है इको इको रिलेटेड टू साउंड, है ना। तो जब इकोकार्डियोग्राफ निकाला जाता है ना, और एक आधे का वॉल्व ऐसे ये टूटा हुआ रहा, तो जब ब्लड जाएगा तो वॉल्व ऐसे हिलता है, ठीक है। तो वो पेपर रहता है ना अपना पेपर, ठीक है, वो खाली पेपर को ऐसे ऐसे हिलाओ, कैसी आवाज आती है? खाली पेपर को, ब्लैंक पेपर को, हाँ, इस तरह की आवाज आती है इकोकार्डियोग्राफ के अंदर, समझे? लिटरली ऐसी आवाज आती है, और ऐसी आवाज आने लगी मतलब समझोगे, यस, ठीक है। बट इसका प्रॉब्लम क्या होगा? इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ब्लड जितना अमाउंट में जाना चाहिए बॉडी में उतना नहीं जा पाएगा। क्लियर है क्या बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? पक्का? तो आपको वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया, कॉर्डी टेंडिनी क्यों होता है उसका रीजन समझ में आ गया, एट्रियल सिस्टोल क्या हुआ वो क्लियर है, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल में क्या हुआ वो समझे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बोला कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स करना स्टार्ट कर चुका होता है। एट्रियल सिस्टोल चलता है आपका कितनी देर? 0.1 सेकेंड। पूरी साइकिल कितनी देर की है? 0.8 सेकेंड। तो मेरी एक बात ढंग से सुनो, 0.8 सेकेंड की अगर साइकिल है मतलब 0.8 सेकेंड मिला एट्रिया को, और 0.8 सेकेंड मिला है किसको? वेंट्रिकल को भी, समझे? अब दोनों उसका यूज अलग अलग तरीके से करेंगे। 0.8 सेकेंड तो दोनों को मिला ना, एट्रिया को भी और वेंट्रिकल को भी। तो ये 0.8 सेकेंड में से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ कितनी देर? 0.1 सेकेंड। बचा हुआ 0.7 सेकेंड वो क्या करेगा? यस, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल चलेगा कितनी देर ताई? ठीक है। और एट्रियल डायस्टोल कितनी देर का रहेगा फिर?